नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। सेवारत शिक्षकों की जो पात्रता परीक्षा होना है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 12 अक्टूबर परीक्षा की दिनांक है। आपने विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम देखा होगा, उसमें जो शामिल किया गया है ब्रह्मांड को भी शामिल किया गया है। ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो पहला आपका विषय है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार से आपको अन्य जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न देने का प्रयास किया जाएगा और इन प्रश्नों से आप अपनी पात्रता परीक्षा की तैयारी बहुत सी आसानी से कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं बगैर विलंब किए हुए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों पर हमें ज़्यादा महत्व देना है, ध्यान देना है। जैसे प्रश्न पहला है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी या पेट्रोलॉजी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर होगा जॉर्ज लेमैत्रे। 4 विकल्प जो दिए गए हैं उनमें सही उत्तर होगा जॉर्ज लेमैत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो उत्तर होगा सर्पिलाकार। हम प्रश्न देखते जाते हैं और इन विकल्पों में से सही उत्तर यहाँ पर देखेंगे। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट स्थित मंदाकिनी कौन सी है? तो वह है एंड्रोमेडा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो यह पारसेक होती है। खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। हबल के नियम के अनुसार मंदाकिनियों के भागने का वेग उनकी दूरी के समानुपाती होता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? उत्तर होगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार की खोज सबसे पहले किसने की थी? उत्तर होगा एडविन हबल ने 1929 में की थी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज के लिए किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो उत्तर होगा पेंजियास और बिलमन। ब्रह्मांड का लगभग कितना प्रतिशत भाग अदृश्य ऊर्जा से बना है? तो 68% भाग ब्रह्मांड का अदृश्य ऊर्जा से बना है। रात्रि में बिना दूरबीन के नग्न आंखों से कितनी मंदाकिनियां देखी जा सकती हैं? तो उत्तर होगा 3। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो कॉस्मिक वर्ष में हम बता सकते हैं। तो उत्तर होगा 22 से 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक विशाल ब्लैक होल का नाम क्या है? तो उत्तर होगा सेजिटेरियस ए। अब भाग 2 में हम देखते हैं तारे एवं तारकीय विकास। 16 से 30 नंबर जो आप प्रश्न देखेंगे वह तारे एवं तारकीय विकास से संबंधित है। प्रश्न देखा, तारों का रंग किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है? उत्तर होगा उनके पृष्ठ तापमान पर। अगला प्रश्न, सबसे गर्म तारों का रंग कैसा होता है? उत्तर होगा नीला। तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? उत्तर होगा नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है? तो उत्तर यहाँ पर है 1.44 जो सूर्य का द्रव्यमान है। यदि किसी तारे का अवशेष द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है तो वह क्या बनेगा? तो यहाँ पर उत्तर होगा श्वेत वामन बनेगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला वह खगोलीय पिंड जिससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता कहलाता है? तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला वह खगोलीय पिंड जिससे प्रकाश ही बाहर नहीं निकल सकता वह ब्लैक होल कहलाता है। पल्सर क्या होते हैं? अगला प्रश्न है। तो उत्तर होगा तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर होते हैं। तारे का टिमटिमाना किस परिघटना का परिणाम है? तो उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन का। अगला प्रश्न है, रात्रि के आकाश में चमकने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह होगा सीरियस। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करने में कौन सा तारामंडल सहायता करता है? तो ध्रुव तारे की स्थिति समझने में सप्तऋषि जो तारामंडल है वह सहायता करता है। तारों के जीवन चक्र में सुपरनोवा क्या है? तो उत्तर होगा एक विशाल तारे का महाविस्फोट सुपरनोवा है। तारों का वर्गीकरण दर्शाने वाली HR आरेख में H और R का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है इन 4 विकल्प में से हर्ट्ज स्प्रिंग रसेल। अगला प्रश्न है, सूर्य वर्तमान में अपने विकास के किस चरण में है? तो उत्तर होगा मुख्य अनुक्रम तारा।
अब भाग 3 में हम देखें सूर्य और सौरमंडल की सामान्य जानकारी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का केंद्र किसे माना गया है और यह सिद्धांत किसने दिया था? तो 4 विकल्प में से उत्तर सही होगा। सौरमंडल का केंद्र सूर्य को माना गया है और यह सिद्धांत निकोलस कोपरनिकस ने दिया था। इस सिद्धांत को हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाहरी दृश्य सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की बाहरी दृश्य सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यहां पर जो उत्तर होगा सही वह 8 मिनट 20 सेकंड होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अब सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो यहां आप देखें तापमान दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस चक्र द्वारा सबसे अधिक होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन प्रोटॉन या पीपी चक्र द्वारा सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सौर कलंक का चक्र कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर होगा 11 वर्ष का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उत्तर होगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। आंतरिक ग्रह किन्हें कहा जाता है? तो आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहा जाता है। बाह्य ग्रह किस अवस्था में मुख्य रूप से बने हैं? तो उत्तर देखें तो इसका उत्तर होगा गैस और तरल। सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इन 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा शनि। 140 से अधिक उपग्रह शनि के खोजे गए हैं। तो सौरमंडल में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ग्रहों की गति के नियम जोहान्स केपलर ने प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया? तो 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। अब भाग 4 में देखें हम सौरमंडल के ग्रह। प्रश्न होगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो शुक्र समान आकार और द्रव्यमान के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं? तो उत्तर होगा शुक्र और अरुण। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता इसमें होती है। अगला प्रश्न है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो यह मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप देखें, क्योंकि हमें यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन्हें इसलिए नहीं बता रहे हैं, हमें यहाँ पर 100 प्रश्न देखना है। यदि हम इन विकल्पों को भी साथ में बताएं तो यहाँ पर 100 प्रश्न हम पूरे नहीं कर पाएंगे और वीडियो की लंबाई भी अधिक हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ग्रेट रेड स्पॉट विशाल तूफान किस ग्रह पर स्थित है? तो यह बृहस्पति ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है और यह किस ग्रह का है? तो यह ज्ञानीमीड है और बृहस्पति ग्रह का है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट और सुंदर वलय पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा शनि। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट और सुंदर वलय पाए जाते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जिसके पास सघन वायुमंडल है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है शनि का वह टाइटन है। जल में तैरने वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो यह होगा शनि। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण, मीथेन गैस के कारण। किस ग्रह को अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अरुण। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा वरुण। टाइटन और ट्राइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं? तो यह जो टाइटन है वह शनि ग्रह का उपग्रह है और ट्राइटन यह वरुण ग्रह का उपग्रह है। सूर्य पर सबसे छोटा वर्ष किस ग्रह का होता है? तो इसका उत्तर होगा बुध।
अगला प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही बढ़ता क्रम क्या है। यहाँ पर विभिन्न क्रम दिए गए हैं, सही क्रम यहाँ पर हमें बताना है। तो सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का सही घटता क्रम क्या है। तो यह होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। तो उत्तर होगा शुक्र और अरुण पर। अगला प्रश्न, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति अधिक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर होगा अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका उत्तर होगा सौर ज्वालाएं। और जो सही उत्तर है वह होगा सूर्य की परिक्रमा एवं अक्षीय झुकाव। यहाँ हम एक बार और देख लें, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है। तो वह होगा सूर्य की परिक्रमा एवं अक्षीय झुकाव। अगला प्रश्न है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो उत्तर होगा निवास योग्य ग्रहों की खोज में। अब भाग 5 में देखें हम, चंद्रमा, ग्रहण एवं अन्य खगोलीय पिंड। प्रश्न देखें, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो 1.28 सेकंड का समय लेता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना भाग होता है। तो यह 1/6 भाग होता है। जो पृथ्वी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना भाग होता है, 1/6 भाग होता है। चंद्रमा की सतह पर शांति का सागर क्या है। उत्तर होगा धूल और अंधेरे मैदानों का क्षेत्र। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। तो लगभग 59% भाग चंद्रमा का पृथ्वी से दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। उत्तर होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, अर्थात अमावस्या को सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, अर्थात पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो उत्तर होगा सिजिगी। अगला प्रश्न है, सुपर मून के समय चंद्रमा कैसा दिखाई देता है। तो उत्तर होगा बड़ा और अधिक चमकीला। अगला प्रश्न है, एक ही कैलेंडर माह में 2 बार पूर्णिमा होने पर दूसरी पूर्णिमा के चंद्रमा को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं ब्लू मून। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देने की घटना को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं ब्लड मून। अगला प्रश्न है, धूम्रकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं। तो धूम्रकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, हेली का धूम्रकेतु कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देता है। 50 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या 100 वर्ष बाद। तो उत्तर होगा 76 वर्ष बाद। अगली बार 2061 में दिखाई देगा। धूम्रकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है। तो उत्तर होगा सूर्य से दूर। सौर हवाओं के दबाव के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, टूटता हुआ तारा वास्तव में क्या होता है। तो यह उल्का होता है। अब भाग 6 में हम देखें खगोलीय स्थितियां, दूरदर्शी एवं अंतरिक्ष मिशन। इसका प्रश्न जो 86 नंबर का है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो उत्तर होगा उपसौर। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। इस स्थिति को कहते हैं अपसौर। विषुव का क्या अर्थ है। विषुव का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होना। कूपर बेल्ट या सौरमंडल में कहाँ स्थित होता है। तो उत्तर होगा वरुण की कक्षा के पार। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बाहरी कल्पित गोलाकार आवरण जहाँ से धूम्रकेतु आते हैं वह क्या कहलाता है। यह कहलाता है ऊट क्लाउड। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार हंस लिपर्सी ने किया था। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा प्रक्षेपित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस प्रकार के प्रकाश विवरण या विकिरण का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया। तो इंफ्रारेड प्रकाश या विकिरण का पता लगाने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव कौन थे। तो उत्तर होगा यूरी गागरिन। या अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। उत्तर होगा राकेश शर्मा। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। तो यह होगा आर्यभट्ट। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का नाम क्या था। विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। तो यह घोषणा 23 अगस्त को की थी। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। यह होगा आदित्य L1।
आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है लैग्रेंज पॉइंट 1, पृथ्वी और सूर्य के बीच का वह संतुलन बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल निष्प्रभावी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखे जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, विज्ञान विषय से संबंधित पाठ्यक्रम में ब्रह्मांड को लिया गया है। तो ब्रह्मांड से संबंधित हमने यहाँ पर 100 प्रश्न देखे। अब आगे ब्रह्मांड से संबंधित अन्य प्रश्न भी देखेंगे और अन्य विषयों से संबंधित, अन्य पाठों से संबंधित भी हम अध्ययन सामग्री देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारियाँ सभी शिक्षकों को प्राप्त हो सकें और अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।